Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Batul Zehra, and today we are starting the second part of pharmacokinetic in the series of general pharmacology in association with MMK Medical Hub Academy. So let's begin. Characteristics of phase 2 metabolites. तो ऑब्वियसली जो भी फेज 2 के मेटाबोलाइट्स है वो फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव हैं, पोलर यानी कि वाटर सॉल्युबल है, एंड नाउ दे आर इजीली एक्सक्रीटेड इन यूरिन. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेटाबॉलिज्म, किस वजह से आपकी ड्रग बॉडी में ज्यादातर तक रिटेन रहेगी और उसकी वजह से वो मेटाबोलाइज जब नहीं हो पाती है तो साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है. नंबर 1 इज एज. जब आपकी डिक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म होगी इन न्यूनेट्स एंड एल्डरली, क्योंकि इनके अंदर वो एंजाइम जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, या तो न्यूनेट्स में अभी बने नहीं होते और एल्डरली में काफी सारे एंजाइम्स खत्म हो चुके होते हैं. इस वजह से इन दोनों एज पॉपुलेशन में ड्रग के साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा होते हैं. तो हम इन दोनों पॉपुलेशन यानी कि अपनी न्यूनेटल पॉपुलेशन और जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में बहुत देखभाल के ड्रग के डोजेस को सेलेक्ट करते हैं. Next, we have diseases also decrease the rate of metabolism, especially liver diseases. And why liver diseases? क्योंकि आपको पता है कि हेपेटिक इफेक्ट जो होगा आपका मेटाबॉलिज्म का, अगर आपका लिवर खराब हो जाएगा तो वो नहीं हो पाएगा और ड्रग हो सकता है कि एक्सेस अमाउंट में बॉडी में रिटेन करे, एंड दैट विल अगेन लीड टू लिवर नेक्रोसिस. Then degree of protein binding also decrease the rate of metabolism. Next, we have concurrent use of drugs. अगर आप एक ड्रग को बार बार यूज कर रहे हैं तो देयर विल बी इंडक्शन एंड इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम्स. बार बार एंजाइम्स एक्टिवेट हो रहे हैं फिर इनहिबिट हो रहे हैं, क्योंकि आप कभी यूज कर रहे हैं कभी छोड़ रहे हैं. तो ये हम अपने पेशेंट्स को तभी कहते हैं कि जो भी ड्रग है उसको एक मखसूस टाइम के लिए अगर आपको दिया जाता है तो आपको उसी टाइम में यूज करके उसको खत्म कर देना है. क्योंकि काफी सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ड्रग्स को लेते हैं फिर थोड़े दिन छोड़ देते हैं फिर उनको याद आता है दोबारा लेते हैं, तो इस तरह से आप अपनी बॉडी को खुद ही डैमेज कर रहे हैं. नाउ यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग. Next we have nutrition. Malnutrition also decrease the rate of metabolism because ये लोग healthy नहीं होते हैं, इनके अंदर वो तमाम nutrients नहीं होते हैं, तो obviously फिर आपकी enzyme भी activate नहीं हो पाते. And finally there is another terminology, genetic polymorphism. What is genetic polymorphism? Inter-individual variation of drug effects. Like काफी सारे पेशेंट्स कहते हैं कि उन्होंने एक सेम ड्रग यूज की थी लेकिन हर पेशेंट पे असर नहीं करती. जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता यही है कि हर इंसान की बॉडी में अल्लाह ताला ने डिफरेंट टाइप के जीन्स बनाए हैं. कुछ लोगों में जीन्स ज्यादा होते हैं, कुछ में जीन्स कम होते हैं और कुछ में टोटली एब्सेंट होते हैं. तो ये स्पेसिफिक जीन्स की वजह से जब भी हम कोई टिपिकल ड्रग लेते हैं तो कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो वो जल्दी से उस ड्रग को मेटाबोलाइज कर लेते हैं, और कुछ इतना फास्टली मेटाबोलाइज करते हैं कि उनकी बॉडी में वो ड्रग बायो अवेलेबल हो ही नहीं पाती है, तो उन पर असर ही नहीं करती. कुछ नॉर्मल होते हैं जिनके अंदर कुछ वक्त के लिए ड्रग असर करती है और फिर मेटाबोलाइज हो जाती है. और थर्ड पॉपुलेशन ऐसी होती है जिसके अंदर जो है मेटाबॉलिज्म इतना स्लो होता है कि ड्रग काफी अरसे के लिए रिटेन कर जाती है और फिर वो ड्रग साइड इफेक्ट्स कॉज करती है. So this is the phenomenon of genetic polymorphism. Metabolism may vary from population to another due to existence of different forms of metabolic enzymes. Now example is of metabolism of isoniazid, जो एक TB की drug है. So we have two types of phenotype over here. Slow acetylator phenotype results in decrease in isoniazid metabolism and accumulation of isoniazid with risk of peripheral neuropathy. यानी कि जो स्लो एसिटाइलेटर्स हैं उनमें एसिटाइलेशन रिएक्शन, जो कि आपको पता है कि एक मेटाबॉलिज्म का टाइप है, फेज 2 का वो डिक्रीज है. इसकी वजह से क्या होगा कि इनके अंदर वो आइसोनाइजेट रिटेन करेंगे और उसका साइड इफेक्ट पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी. फिर सेकंड पॉपुलेशन है हमारे पास रैपिड एसिटाइलेटर फिनोटाइप, यानी कि ये लोग इतनी जल्दी जल्दी ड्रग को मेटाबोलाइज कर देते हैं कि ड्रग के काफी सारे मेटाबोलाइट्स होते हैं वो लिवर के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से इनको हेपेटाइटिस का खदशा होता है. तो विच विल बी ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, राइट. नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेटाबॉलिज्म. नाउ वी हैव इफेक्ट्स ऑफ अदर ड्रग्स. नंबर 1 वी हैव एंजाइम इंडक्शन. सो increased metabolism is equals to decreased plasma level of drug. बेसिकली कुछ आपके पास ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एंजाइम की इंडक्शन को बढ़ा देती है. जब एंजाइम्स की इंडक्शन बढ़ जाएगी तो वो ड्रग की मेटाबॉलिज्म और तेजी से करेंगे. और आपको पता है कि जब भी कोई ड्रग जो है तेजी से मेटाबोलाइज होगी
तो प्लाज्मा लेवल यानी कि ब्लड में वो ड्रग कम होगी तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स इन द लिवर, एग्जाम्पल कार्बामेजेपिन, फिनोबार्बिटल, फेनेटोइन एंड रिफैम्पिन। ये तमाम ड्रग्स लाइक कार्बामेजेपिन, फिनोबार्बिटल जो हम एपिलेप्सी फेनेटोइन में देते हैं और रिफैम्पिन जो हम आपको टीबी में देते हैं, ये सारी ड्रग्स क्या करती हैं, साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देती हैं। जब इनकी बॉडी में प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो फिर आप नेक्स्ट कोई सी भी दूसरी ड्रग लेंगे जिसपे साइटोक्रोम P450 अफेक्ट कर सकती है, तो वो उस दूसरी ड्रग को, समझे कि आप बुखार के लिए ड्रग ले रहे हैं, आपने कार्बामेजेपिन पहले नहीं ली थी और कार्बामेजेपिन की वजह से साइटोक्रोम P450 ऑलरेडी आपकी बॉडी में बहुत सारा बन चुका है। तो अब नेक्स्ट आप किसी भी दूसरे डिजीज के लिए कोई सी भी दूसरी मेडिसिन लेंगे तो वो उस मेडिसिन को फौरन से मेटाबोलाइज कर देगा, जिसकी वजह से वो मेडिसिन ज्यादा आप पर असर नहीं कर पाएगी। इसलिए आप जितनी भी एंटी एपिलेप्टिक्स या एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स होते हैं उनके डोजेस को भी बहुत संभाल के लेते हैं कि कहीं वो आपके साइटोक्रोम P450 को जरूरत से ज्यादा बढ़ा ना दें। सेकेंड वी हैव एंजाइम इनहिबिटर्स। अब कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो साइटोक्रोम P450 को बढ़ा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो उसको डिक्रीज करती हैं, which decrease the metabolism and increase the plasma level of drug। अब ये रिवर्स एक्शन करती हैं। फॉर एग्जांपल अमायोडिरोन है जो आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, सिमिटिडीन है, फ्यूरनक्यूमेरिन्स है, ये प्रेजेंट होती है ग्रेप फ्रूट के अंदर, एजोल एंटीफंगल से HIV प्रोटीएस इनहिबिटर, राइटोनाविर, ये सारी मेडिसिन क्या करेंगी, साइटोक्रोम P450 की प्रोडक्शन डिक्रीज कर देंगी। अब जब साइटोक्रोम P450 डिक्रीज होगा तो नेक्स्ट टाइम आप किसी भी दूसरे इलनेस के लिए कोई सी भी दूसरी मेडिसिन लेंगे तो उसकी साइटोक्रोम P450 की कमी की वजह से मेटाबॉलिज्म बहुत ड्रग का डिक्रीज हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट टाइम आप कोई सी भी दूसरी ड्रग लोगे तो उसका साइड इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि वो ड्रग जब मेटाबोलाइज नहीं होगी तो बॉडी में रिटेन करेगी और उसके प्लाज्मा लेवल्स ज्यादा होंगे। Finally, number third, we have inhibitors of intestinal P-glycoprotein। ये एक ऐसा एंजाइम है जो आपके इंटेस्टाइन्स में ड्रग को एब्सॉर्ब नहीं होने देता। तो अगर हमारे पास MGR1 जीन किसी पेशेंट में ज्यादा है तो वो इंक्रीज कर देगा बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, क्योंकि ये एक्सपेल कर देता है ड्रग्स फ्रॉम द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ल्यूमेन, एंड दिस इंक्लूड्स verapamil, mivifragil, a calcium channel blocker, and furancomerins। बेसिकली MDR जीन्स क्या करते हैं कि ये पी ग्लाइकोप्रोटीन को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है और बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। So that's all about the metabolism of drugs. Thank you for attending the second lecture of pharmacokinetics, and I hope you understand the lecture well. If anybody have any sort of question,